So today we're going to be studying the Regulating Act of 1773. जैसा कि हमें पता है 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट्स दिए थे टू ट्रेड इन इंडिया. उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इंडिया में आकर ट्रेड नहीं कर सकती थी. ये सब फ्री में नहीं था. क्वीन एलिजाबेथ ने ये राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को तब दिए थे जब वो 4 लाख पाउंड्स ईयरली ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी देगी. ये एक अग्रीमेंट था. अब हम देखते हैं 1773 से पहले की कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जिससे हम समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया. 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई थी और काफ़ी टेरिटरीज इंडिया में से मिल गई थी. पर 1764 के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को और रिच हो जाना चाहिए, पर नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी और गरीब हो जाती है. कुछ अदर रीजंस की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ख़राब हो जाती है. इट रीचेस द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. तो वो रीजंस क्या हैं? पहले करप्शन, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली के साथ 1766 से 1769 में. तो ये 3 साल का लंबा वॉर चला और जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकला. देन इट वॉज इंडिसिसिव वॉर. तीसरा, बंगाल में फैमिन आ गया 1769 में. ठीक है. उसके बाद इसमें 1/3 पॉपुलेशन चली गई. बारिश नहीं हुई तो यील्ड नहीं हुई थी, तो कोई टैक्स नहीं मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो लॉस में चली गई. 4th रीज़न हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड, टी ट्रेड. ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका के साथ ट्रेड करती थी. अब डच ने अमेरिका में टी लीव स्मगल करना शुरू कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई टी लीव्स खरीद नहीं रहा था अमेरिका में क्योंकि उन्हें सस्ते में मिल रही थी. तो ये डिमांड ख़त्म हो गई. अब हम समझेंगे कि इससे हमें कुछ समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी, है ना. और वो ये जो पहले सालाना 4 लाख पाउंड देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो दे भी नहीं पा रही थी. तो अब ब्रिटिश ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए क्या किया? सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास्ड टू सेव ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी. तो इसके फीचर्स थे कुछ. इसके पहले हम जानेंगे कि अब तक क्या चल रहा था. अब तक बॉम्बे में, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल. ठीक है. तो इन सब के अपने अपने गवर्नर थे. ठीक है. ये सब इंडिया में था. ठीक है. अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी पे ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की. तो उसके लिए उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए. तो ये सब इंडिया में था. और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इंग्लैंड में बैठते थे, जिनकी संख्या 24 थी. ठीक है. तो ये इंग्लैंड में थे. इनके अंडर आता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो ये एक चेंज हुआ. जो गवर्नर ऑफ बंगाल था अब वो आके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया. ठीक है. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में बैठते थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था, उनको रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है. और गवर्नर जनरल के अंडर थे 2, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे. ठीक है. तो इस तरीके का कुछ सिस्टम हो गया. इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे. ठीक है. ये गवर्नर जनरल को अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता था और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था. पहले सिर्फ और सिर्फ
गवर्नर था बंगाल का, अब उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये एक चेंज हुआ और एक ये चेंज हुआ, ठीक है। अब गवर्नर जनरल के पास अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो 4 मेंबर की थी, ठीक है। तो एक बार और हम लिख लेते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 जो इंग्लैंड में थे, उनके अंडर आता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जिसमें 4 मेंबर्स होते थे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके अंडर जो 2 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उनके भी 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा कंट्रोल ऑफ कंपनी। जो इवेंचुअल और जो कंट्रोल था कंपनी का वो इनके हाथों में था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। इवेंचुअली ये कंपनी को कंट्रोल करते थे। पर इंडिया में, इंग्लैंड से, पर इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली इनके हाथ में था, ठीक है, और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉ। जो लॉ था वो कौन बनाता था? लॉ बनाता था सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस उनकी 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ये लॉ बनाते थे, ठीक है। तो ये जो लॉ पास कर, जो यही सारे लॉ पास करते थे सेंटर लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पर, लोकल लेवल पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर, ठीक है, इन दोनों की वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। नाउ वी विल सी रेवेन्यू। रेवेन्यू एक तो कमर्शियल ट्रेड से आता था, एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल पोजेशंस थे इंडिया में उनसे आता था, और सोल टैक्स। सोल टैक्स चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चल रहा था, इवन मुगल्स ने उसे लगाया एंड ब्रिटिश ने भी इसको कंटिन्यू किया। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बनवाई गई थी एक फोर्ट विलियम कैलकटा में, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। अब एक लास्ट पॉइंट है एंड ऑफ डायरकी। डायरकी क्या था? देखिए, जब शाह आलम II हार गए थे तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में कर दिया, और जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। मतलब टैक्स कलेक्ट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पर निज़ामी जो राइट्स थे वो नवाब के पास थे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा नवाब, शाह आलम II। तो ऑब्वियसली दिस इज़ बेसलेस। जब नवाब टैक्स ही नहीं ले रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा? तो इस सिस्टम को हटाना पड़ा, ठीक है। तो इसी को हम, ये हमारा नेक्स्ट फीचर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे जैसे हर जो सिस्टम होता है उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तभी उसको हटा, हर मतलब जो नेक्स्ट एक्ट 11 साल बाद आएगा पिट्स इंडिया का, वो क्यों आया होगा? क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो क्या ड्रॉबैक्स थे? पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो मेजॉरिटी बेसिस पर डिसाइड करती थी कि जो लॉ है वो बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके 4 मेंबर काउंसिल थी, ठीक है। तो
ये जो लॉ है वो बनेगा या नहीं वो मेजॉरिटी पे डिपेंड करता था। तो एटलीस्ट 2 लोगों को, अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कोई एक्ट बनाना चाहता है, ये रेगुलेशंस कहते थे इस समय, तो 2 लोगों को एटलीस्ट अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या था कि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नर जनरल के पास थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास मेजर रोल था डिसाइड करने के लिए कि बिल पास होगा या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। सेकंड, जैसे एक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 2 गवर्नर्स थे मद्रास और बॉम्बे के। तो अब यह है कि ये कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे सेंट्रल लेवल पे और ये लोकल लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएंगे। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया डिसाइफर करना, और तब कुछ था नहीं कि कौन क्या बनाएगा। उसके बाद हमने देखा था ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट बनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन लोगों ने सोचा था कि ये लोग हारमोनियसली काम करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दे डिड नॉट वर्क हारमोनियसली और बहुत फाइट्स होती थी दोनों के बीच में। ठीक है, कोई भी बिल को पास करने से रिलेटेड। तो इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और काउंसिल ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बताया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक टूशे कमेटी को इस्टेब्लिश किया। टूशे कमेटी के इसमें क्या कर सकता है। तो टूशे कमेटी ने रेकमेंड किया कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पास करो। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये कहा गया, बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट की साइड नहीं ली और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनकी साइड ली गई। कहा गया कि सारे रेवेन्यू के राइट्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अधीन होंगे, सारे इनके ये मैटर्स, और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे और ज़्यादा इंटरफियर ना करे लोकल अफेयर्स में, हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करे और अपना काम करे। ठीक है, तो ये थे। और उसके बाद आगे और भी आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसके डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए आगे।